आज हम लोग पढ़ेंगे अंतर्वस्तु विश्लेषण कंटेंट एनालिसिस, जो कि बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में है। जैसा कि कंटेंट एनालिसिस यानी कि कंटेंट एनालिसिस में अध्ययनकर्ता शोधकर्ता एक सामग्रियों को अलग अलग श्रेणियों में, अलग अलग वर्गों में विभाजित करके उनका विश्लेषण एवं व्याख्या करता है। इसी प्रणाली को हम अंतर्वस्तु विश्लेषण कहते हैं। अगर माने तो अंतर्वस्तु विश्लेषण का प्रयोग अधिकांशतः सामाजिक विज्ञानों, समाजशास्त्र, सामाजिक घटनाओं में किया जाता है, किंतु अगर हम देखें तो अभी वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। आइए हम लोग कुछ विद्वानों का परिभाषा देखते हैं, जो कि बेरलसन का कहना है कि अंतर्वस्तु विश्लेषण संचार की प्रकट सामग्री को वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित तथा परिमाणात्मक रूप में प्रस्तुत करने की एक शोध प्रविधि है। अंतर्वस्तु विश्लेषण संचार की प्रकट सामग्री को व्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ तथा परिमाणात्मक रूप में प्रस्तुत करने की एक विधि है। यानी कि जो भी तथ्य संचार के माध्यमों से हमें प्राप्त होते हैं, उनका वस्तुनिष्ठ रूप में अध्ययन करके उनका वस्तुनिष्ठता रूप में निष्कर्ष प्रस्तुत करना है और उनका क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप में वर्गीकरण और श्रेणियों में विभाजित करना है। चूंकि सामाजिक घटनाएं अमूर्त एवं गुणात्मक विशेषताएं होती है, उन्हीं गुणात्मक तथ्यों का परिमाणात्मक रूप में प्रस्तुत करने की प्रयत्न अंतर्वस्तु विश्लेषण के द्वारा किया जाता है। आगे देखेंगे अंतर्वस्तु विश्लेषण के उद्देश्य। अंतर्वस्तु विश्लेषण के उद्देश्य है, इसके पहले हम अंतर्वस्तु विश्लेषण की कुछ विशेषताओं को समझते हैं। उनमें से पहले विशेषता है अंतर्वस्तु विश्लेषण गुणात्मक परिमाणों को, गुणात्मक तथ्यों को, गुणात्मक सामग्रियों को एक प्रकार से परिमाणात्मक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है। और दूसरी विशेषता अगर हम अंतर्वस्तु की देखें तो इसकी जो दूसरी प्रमुख विशेषता है यह है कि संचार के साधनों से प्राप्त एवं गुणात्मक संचार के साधनों से प्राप्त एवं भाषागत अभिव्यक्ति संचार के साधनों से प्राप्त अंतर्वस्तु सामग्रियों से इनका संबंध है। अर्थात अंतर्वस्तु विश्लेषण का संबंध जितने भी संचार के साधन होते हैं उनके द्वारा प्राप्त अंतर्वस्तु सामग्रियों से इनका संबंध है। तीसरी विशेषता यह है कि अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि के द्वारा या फिर अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि की सहायता से गुणात्मक तथ्यों का, गुणात्मक सामग्रियों का परिमाणात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है और उनका विश्लेषण भी किया जाता है। और चौथी विशेषता देखें तो इसकी चौथी विशेषता है कि कुछ प्रस्तुत निष्कर्षों का परीक्षण करना, पुनर्परीक्षण करना ही इसका प्रमुख विशेषताएं हैं। हम देखेंगे अभी अंतर्वस्तु विश्लेषण की प्रमुख उद्देश्य। तो आइए अंतर्वस्तु विश्लेषण के उद्देश्य में है पहला गुणात्मक तथ्यों का परिमाणात्मक रूप में परिवर्तन करना। अंतर्वस्तु विश्लेषण का प्रमुख कार्य यह होता है कि इस प्रविधि के माध्यम से, इस प्रविधि के द्वारा गुणात्मक तथ्यों का परिमाणात्मक रूप में परिवर्तन किया जाता है और उनको अलग अलग श्रेणियों में विभाजन किया जाता है और वर्गीकरण किया जाता है, जिससे कि हम सांख्यिकी विश्लेषण कर सके। दूसरा उद्देश्य है गुणात्मक अध्ययनों को वस्तुनिष्ठ बनाना। किसी भी सामाजिक शोध या फिर सामाजिक अनुसंधान की प्रामाणिकता तब तक रहती है जब तक उसमें वस्तुनिष्ठता होती है। वस्तुनिष्ठता के अभाव में सामाजिक अनुसंधान की जो प्रामाणिकता है वो समाप्त हो जाती है। इसलिए अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि का
उद्देश्य लक्ष्य यह है कि वह किसी भी गुणात्मक सामग्रियों का वस्तुनिष्ठ रूप से निष्कर्ष प्रस्तुत कर सके। तीसरा उद्देश्य है गुणात्मक तथ्यों को परिमापन योग्य बनाना। अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि के सहायता से प्रविधि के द्वारा हम गुणात्मक तथ्य या फिर गुणात्मक वस्तुओं को, गुणात्मक सामग्रियों को परिमापन योग्य बनाते हैं। अर्थात अंतर्वस्तु प्रविधि के द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि उन्हें ऐसा रूप दे जिससे कि हम उसे माप सके या फिर उसका मापन कर सके। अगला उद्देश्य है संप्रेषण संबंधी अध्ययनों को सुगम बनाना। इसका अगला उद्देश्य है संप्रेषण संबंधी साधनों या फिर संबंधी अध्ययनों का सुगम बनाना। अर्थात यह है कि संप्रेषण संबंधी वर्तमान में आप देखेंगे जो संप्रेषण के साधन हैं, समाचार पत्र होंगे, दूरदर्शन होंगे, टीवी हैं, मोबाइल हैं, टेलीविजन हैं, इन सभी का प्रचुर मात्रा में वृद्धि हो रही है। तो इनका हम अध्ययन करके अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि के द्वारा और भी आसान एवं सुगम सरल बना सकते हैं। अगला उद्देश्य है संचार के प्रभावशाली साधनों का विस्तार करना। अर्थात अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि के द्वारा हम संचार के साधनों का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस प्रकार उसका प्रभाव पड़ रहा है, और उनके साथ साथ जो संचार के साधन हैं उनका प्रभाव क्या पड़ रहा है, इसका भी अध्ययन हम अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि में करते हैं। उसके बाद अगला है अंतर्वस्तु विश्लेषण की कुछ इकाइयां। तो हम अंतर्वस्तु विश्लेषण के अध्ययन के लिए कुछ इकाइयों को ले सकते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख इकाइयां हैं। पहला है शब्द अर्थात यहाँ की हम किसी भाषण या फिर समाचार पत्र, उपन्यास, कहानी, इन सभी के कुछ प्रासंगिक शब्दों को चुनाव करते हैं और उनका अध्ययन अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि के द्वारा करते हैं। अगला इकाई है वाक्य एवं अनुच्छेद। इसी प्रकार से कुछ वाक्य और अनुच्छेद को भी अंतर्वस्तु विश्लेषण की इकाई के रूप में माना गया है। अगला है पात्र अर्थात मतलब रोल, भूमिका। किसी भी जैसे नाटक, कहानी, कोई उपन्यास, इसमें पात्रों को भी हम इकाई के रूप में ले सकते हैं और अंतर्वस्तु विश्लेषण के द्वारा इनका अध्ययन कर सकते हैं। अगला है मद अर्थात कि कोई पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, कहानी, उपन्यास, इन सभी का भी हम अंतर्वस्तु विश्लेषण के द्वारा अध्ययन कर सकते हैं और इसे एक अध्ययन की इकाई के रूप में लिया गया है। पांचवा है समय व स्थान। अंतर्वस्तु विश्लेषण की सहायता से हम किसी भी, माने तो जैसे सामाजिक कल्याण की कुछ योजनाएं हैं, उसका कितना समय लगा योजनाओं को बनाने में और लोगों का क्या प्रभाव रहा, किसी भी सामाजिक कल्याण की योजनाओं से क्या प्रभाव पड़ा है और कितने दिनों तक वह कार्यक्रम चला, उस प्रकार के समय एवं स्थान का भी हम निर्धारण अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि के द्वारा कर सकते हैं। तो इसे भी एक इकाई के रूप में माना गया है। तो यह है कुछ इकाइयां। अब अगला है अंतर्वस्तु विश्लेषण के कुछ प्रमुख चरण को देखेंगे। इसमें है सबसे पहला हमको अध्ययन से संबंधित तथ्यों का चुनाव करना है। अंतर्वस्तु विश्लेषण से संबंधित तथ्य अर्थात हम जिस भी विषय का अध्ययन करना चाह रहे हैं उनका संचार के साधनों जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, भाषण, टेलीफोन, टेलीविजन, मोबाइल आदि के माध्यम से जिस भी विषय का अध्ययन हमको करना है उन तथ्यों का हमको संकलन करना होता है और
अंतर्वस्तु विश्लेषण विधि के द्वारा उसका अध्ययन किया जाता है। जिस प्रकार से हम अगर किसी समाचार पत्र या फिर किसी भी सामाजिक कल्याण की योजनाओं का प्रभाव क्या पड़ा, इसका अध्ययन करने के लिए उनसे रिलेटेड जितने भी तथ्य होंगे उन्हें हम टीवी या फिर समाचार पत्रों के माध्यम से तथ्यों का संकलन करेंगे। अगला है अध्ययन इकाइयों का चुनाव। हम जिन भी तथ्यों को लिए हैं, जिन भी तथ्यों का चुनाव किए हैं, उन्हीं में से हमें कुछ इकाइयों का अध्ययन करना होगा जिसका हमको अध्ययन करना है। उन इकाइयों में हम शब्द ले सकते हैं या फिर वाक्य, अनुच्छेद और मध्य, पात्र, समय व स्थान। इनको हम एक इकाई के रूप में चुनाव कर सकते हैं और अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि के द्वारा इसका अध्ययन करते हैं। अगला है इकाइयों का श्रेणियों में विभाजन। हम जिन भी इकाइयों को चुनाव किए हैं उनका अलग अलग श्रेणियों में विभाजन करेंगे। जैसे कि हम किसी उपन्यास में पुरुष पात्रों को लिए हैं तो उनका अलग अलग वर्गों श्रेणियों में हम विभाजन करेंगे। जैसे पात्र, रोल, कोई नायक का रोल करेंगे, कोई सहनायक का रोल करेंगे, कोई प्रमुख पात्र का रोल करेंगे, कोई विलन का रोल करेंगे। इस प्रकार से हम उनका अलग अलग श्रेणियों में विभाजन करके अध्ययन करेंगे। अगला है श्रेणियों का परीक्षण। श्रेणियों का परीक्षण, हम जिन भी श्रेणी या वर्गों में व्यवस्थित किए हैं उन्हें हम एक बार पुनः परीक्षण करेंगे कि हम सही वर्ग में जमाए हैं या नहीं जमाए हैं, उनका हम परीक्षण करेंगे। अगला चरण होता है अध्ययन पद्धति का सही उपयोग। हमें अंतर्वस्तु विश्लेषण अध्ययन में यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि हम अध्ययन पद्धति के लिए जो रूपरेखा तैयार किए हैं उनके अनुसार हम उस जिस भी अध्ययन पद्धति का प्रयोग में ला रहे हैं उसका हम सदैव ही प्रयोग करते रहें। अगला चरण है अध्ययन की रूपरेखा तैयार करना। उपयुक्त चरणों के पश्चात हमें अध्ययन की रूपरेखा भी तैयार किया जाना है ताकि हमें यह पता चले कि हम अध्ययन के क्षेत्र में किस विषय पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं या फिर किस विषय पर हम ध्यान केंद्रित करें। अगला चरण है अंतर्वस्तु की इकाइयों का मापन। अर्थात अंतर्वस्तु में हम जो भी सामग्री, जो भी डाटा संकलन किए हैं, तथ्य संकलन किए हैं, उनका मापन करना हम सांख्यिकी प्रणाली विधि के द्वारा इन अंतर्वस्तुओं का, इन सामग्रियों का हम अलग अलग सांख्यिकी प्रणाली के माध्यम से क्या करेंगे, इकाइयों का मापन करेंगे। अगला चरण है विश्लेषणात्मक व्याख्या। विश्लेषणात्मक व्याख्या अर्थात जो तथ्य और सामग्रियों का अलग अलग श्रेणियों में विभाजन किए हैं उनको सारणियों एवं संकेतीकरण, वर्गीकरण किया जाता है और उनका विश्लेषणात्मक व्याख्या किया जाता है। अगला चरण है रिपोर्ट तैयार करना। अंत में हम रिपोर्ट तैयार करना या फिर उसका प्रतिवेदन तैयार करना। निष्कर्ष और विश्लेषण के साथ साथ उनका ग्राफों या फिर चित्रों या संकेत के माध्यम से हम इन सभी विषय सामग्रियों का अलग अलग व्याख्या करते हैं। धन्यवाद आप सभी को।